नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को इंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूपीएससी, एसपीएससी और जेएसपीएससी को डिटेल में समझा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम बात करने वाले हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में, जिसे आर्टिकल 280 में डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंस कमीशन के नेचर की। तो देखिए, ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। इसका मतलब है कि ये अपने काम में कुछ हद तक जुडिशियल प्रिंसिपल्स फॉलो करती है, जैसे फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी और फैक्ट्स पर बेस्ड डिसीजन मेकिंग। लेकिन ये कोर्ट नहीं है, इसलिए डायरेक्टली डिस्प्यूट्स को सॉल्व नहीं करती। इसका काम मेनली रेकमेंड करना होता है कि सेंटर और स्टेट्स के बीच टैक्स रेवेन्यू का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो और स्टेट्स की फाइनेंशियल नीड्स को कैसे एड्रेस किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, फाइनेंस कमीशन का गठन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। मतलब राष्ट्रपति इसके मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, जिसमें एक चेयरमैन और कुछ अदर मेंबर्स होते हैं। अब बात करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी की। तो ये कमीशन हर 5 साल में एक बार बनाया जाता है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो प्रेसिडेंट इसे पहले भी कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही फाइनेंस कमीशन अपने काम के जरिए सेंटर और स्टेट्स के बीच फाइनेंशियल बैलेंस बनाए रखता है, ताकि देश का विकास सब जगह हो सके। तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन पे। अब डिस्कस करते हैं फाइनेंस कमीशन की कंपोजिशन के बारे में, यानी इसके गठन के तरीके और कौन कौन इसके हिस्सा होते हैं। तो दोस्तों, फाइनेंस कमीशन में होते हैं एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स। इन सभी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। अब समझते हैं इनके क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, चेयरमैन वो व्यक्ति होते हैं जिसे पब्लिक अफेयर्स का अनुभव हो, मतलब जो सरकारी काम, गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छी समझ रखता हो। अब समझते हैं मेंबर्स के क्वालिफिकेशन। तो फाइनेंस कमीशन में चेयरमैन के अलावा 4 मेंबर्स होते हैं। ये लोग अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, जिससे कमीशन के पास मल्टी डायमेंशनल नॉलेज होती है। इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, लेकिन इनके सिलेक्शन में क्वालिफिकेशन काफ़ी स्पेसिफिक होता है। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे पहला है जज ऑफ हाई कोर्ट और क्वालिफाइड टू बी वन। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति या तो पहले से हाई कोर्ट का जज है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 217 के तहत जज बनने की एलिजिबिलिटी रखता है। ऐसे मेंबर लीगल फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन और फेडरल फाइनेंशियल प्रोविजंस के लीगल एस्पेक्ट्स को समझने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये वो एक्सपर्ट होते हैं जो सरकारी बजटिंग, ऑडिटिंग और फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग में माहिर होते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि रेवेन्यू शेयरिंग का सिस्टम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ट्रांसपेरेंट हो। नेक्स्ट है वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये वो लोग होते हैं जो सीनियर लेवल पर इकोनॉमिक प्लानिंग, बजट एग्जीक्यूशन या पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर चुके होते हैं। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर बताते हैं कि रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट करना ग्राउंड लेवल पर कितना फिजिबल है। नेक्स्ट है स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इस कैटेगरी के मेंबर्स इकोनॉमिक थ्योरीज, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ग्रोथ पॉलिसी और फिजिकल फेडरलिज्म के एक्सपर्ट होते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि रिकमेंडेशंस लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। तो दोस्तों, इस तरह फाइनेंस कमीशन की कंपोजिशन एक ऑलराउंडर टीम बनाती है। ये लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और गवर्नेंस का एक ब्लेंड होती है। ये डाइवर्सिटी ही इसके रिकमेंडेशंस को बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल बनाती है। तो चलिए अब चलते हैं फाइनेंस कमीशन के नेक्स्ट फीचर पे।
तो अब हम समझेंगे फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस जो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेकमेंड करता है। ये फंक्शंस फाइनेंशियल कोऑर्डिनेशन और फेयरनेस बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो चलिए हर एक को समझते हैं। यहाँ पे पहला फंक्शन है नेट प्रोसीज ऑफ टैक्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें फाइनेंस कमीशन रेकमेंड करता है कि सेंटर और स्टेट्स के बीच टैक्सेज का कितना हिस्सा होगा और स्टेट्स के बीच में ये कैसे बांटा जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स फॉर ग्रांट्स इन एड टू स्टेट्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से स्टेट्स को जो फाइनेंशियल सहायता मिलती है उसके लिए कौन से रूल्स फॉलो किए जाएंगे, इसका सजेशन फाइनेंस कमीशन देता है। नेक्स्ट है मेजर्स टू ऑगमेंट स्टेट कंसोलिडेटेड फंड टू सपोर्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। मतलब स्टेट के फंड को कैसे बढ़ाया जाए ताकि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को बेटर सपोर्ट मिल सके, इसलिए ये आइडियाज देता है। तो अब तक हमने इसके 3 फंक्शंस को कवर किया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट फंक्शन पे। नेक्स्ट है एनी अदर मैटर रेफर्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस। मतलब प्रेसिडेंट अगर किसी भी फाइनेंशियल इशू पर एडवाइस चाहे जो साउंड फाइनेंस के लिए ज़रूरी हो तो फाइनेंस कमीशन उस पर रिकमेंडेशन देता है। यहाँ पे दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1960 तक फाइनेंस कमीशन ने स्पेशल ग्रांट्स दिए थे आसाम, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को। ये जूट और जूट प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट ड्यूटी के शेयर के लिए था। ये अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू होने के बाद 10 साल तक चला। तो इस तरह फाइनेंस कमीशन के काम से देश का फाइनेंशियल फ्रेमवर्क बैलेंस्ड और फेयर बना रहता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। तो अब बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स के बारे में जो इसके काम पूरा होने के बाद तैयार होती है। तो फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करता है। इस रिपोर्ट में कमीशन अपने सारे रिकमेंडेशंस देता है जो सेंटर और स्टेट्स के फाइनेंशियल रिलेशन को सुधारने के लिए होती है। ये रिपोर्ट पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज यानी लोकसभा और राज्यसभा के सामने रखी जाती है एक्शन टेकन मेमोरेंडम के साथ। इस मेमोरेंडम में बताया जाता है कि गवर्नमेंट ने फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर क्या स्टेप्स लिए हैं। तो दोस्तों इस तरह से फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू पब्लिक और लॉ मेकर्स के सामने आती है। तो चलिए अब चलते हैं फाइनेंस कमीशन की नेक्स्ट फीचर पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस कमीशन का रोल इन फिस्कल फेडरलिज्म जो हमारे देश के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में एक सेंट्रल पोजीशन रखता है। यहाँ पे पहला पॉइंट है फाइनेंस कमीशन को बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म कहा जाता है। मतलब ये सेंटर और स्टेट्स के बीच फाइनेंशियल रिसोर्सेज का बैलेंस बनाए रखता है ताकि दोनों अपने अपने फंक्शंस स्मूथली परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि 2014 तक इसका रोल कुछ हद तक अंडरमाइन हो गया था क्योंकि प्लानिंग कमीशन भी रिसोर्स एलोकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता था। प्लानिंग कमीशन ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी ना ही स्टैट्यूटरी, लेकिन फिर भी उसका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था। नेक्स्ट है ओवरलैपिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन फाइनेंस कमीशन एंड प्लानिंग कमीशन। तो देखिए 2014 तक फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन के बीच एक बड़ी समस्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज का ओवरलैप था। ये इसलिए क्योंकि दोनों ही स्टेट्स के लिए फंड्स एलोकेट करते थे। फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनली टैक्स डिवोल्यूशन और ग्रांट्स इन एड रेकमेंड करता था, जबकि प्लानिंग कमीशन मेनली प्लान एक्सपेंडिचर के लिए रिसोर्सेज एलोट करता था। लेकिन कई केसेज में दोनों की एलोकेशंस एक ही सेक्टर या प्रोजेक्ट को टारगेट कर लेती थी जिससे डुप्लीकेशन होता था। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के बावजूद रिसोर्स एलोकेशन में बड़ा इन्फ्लुएंस रखती थी, जबकि उसकी रिकमेंडेशन पर पार्लियामेंट का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था।
ये सिचुएशन स्टेट्स के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करती थी और फाइनेंशियल प्लानिंग में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को कमज़ोर कर देती थी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि 2015 में एक बड़ा चेंज हुआ, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया। इसके बाद फाइनेंस कमीशन का रोल फिस्कल फेडरलिज्म में क्लियर और इम्पोर्टेंट हो गया। नीति आयोग का काम पॉलिसी थिंक टैंक का है, ये फंड एलोकेट नहीं करता। इससे फाइनेंस कमीशन का रोल फिर से सेंट्रल बन गया रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में। अब टैक्स डिवॉल्यूशन और ग्रांट्स इन एड का प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी फाइनेंस कमीशन ही है। तो दोस्तों, इस तरह फाइनेंस कमीशन हमारे देश का फाइनेंशियल अंपायर बनकर सेंटर और स्टेट्स के बीच फेयर गेम चलाता है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट सेक्शन पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस कमीशन के एडवाइजरी रोल के बारे में, जो इसके काम का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो देखिए, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर। मतलब गवर्नमेंट चाहे तो इन्हें मान सकती है और चाहे तो इसे इग्नोर भी कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि गवर्नमेंट अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकती है, सिचुएशन और पॉलिसी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को लीगली एनफोर्सिएबल बनाता हो, इसलिए ये स्ट्रिक्टली एडवाइस का काम करती है। तो चलिए अब चलते हैं फाइनेंस कमीशन के नेक्स्ट एडवाइजरी रोल पे। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन आता है डॉक्टर पीवी राजामन्नर की, जो फोर्थ फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। उन्होंने कहा फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल और क्वासी जुडिशियल बॉडी है, इसलिए इसकी रिकमेंडेशन को तब तक रिजेक्ट नहीं करना चाहिए जब तक कोई कंपेलिंग यानी कि स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो। तो दोस्तों, इस तरह फाइनेंस कमीशन का रोल एडवाइजरी होते हुए भी पॉलिसी मेकिंग और फिजिकल बैलेंस में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का फाइनेंशियल कमीशन वाला चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो पे हम एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका आज के सेशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।